हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं टू दी पॉइंट सीरीज में फ्रॉम सम्यक सिविल सर्विसेज। इस सीरीज के माध्यम से आरएएस प्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं। आज का चर्चा का विषय है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में निहित हैं और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आते हैं। इनका उद्देश्य एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना है, जिससे कि भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सके। अगर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो इसकी प्रवृत्ति कैसी है? तो इसकी प्रवृत्ति पर याद रखिएगा, ये गैरवाद योग्य है और न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति इनके पूरे ना होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। अगर हम लोग बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के स्रोत की, तो यहां पर बहुत सारे स्रोत मिलेंगे, जिसमें जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है आपका आयरिश संविधान। आयरिश संविधान से ही हम लोगों ने ये डीपीएसपी का सिद्धांत लिया है। और आयरिश संविधान ने या आयरिश संविधान में ये कहां से आया? तो ये स्पेन से आया। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्रोत है वो क्या है? वो है आपका 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में एक खास सिद्धांत लागू किया गया था, जिसको कहा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इसको हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में खासकर भाग 4 में निहित किया है। और बी.आर. अंबेडकर जी ने इसी आधार पर इसको नोबल फीचर भी कहा था। तो आपको ये याद रखना है कि बी.आर. अंबेडकर के ही द्वारा डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा गया है, नोबल फीचर भी कहा गया है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है आयरिश संविधान और 1935 का अधिनियम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्रोत है, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्रोत हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जो हमारे देशभक्तों ने और खासकर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भी विविधताएं महसूस की थी, उन सारी चीजों को भी आधार बनाकर इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया है। परंतु जब भी बात आती है मुख्य स्रोत की, तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से संविधान से हम लोगों को प्रेरणा मिली है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो आंसर आता है आपका आयरिश संविधान। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। तो इसके इतिहास में आपको 1928 की नेहरू रिपोर्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट स्वराज संविधान के बारे में बात कर रही थी और उसके अंतर्गत उसमें उन्होंने 2 तरीके के अधिकारों की बात की थी। एक जो कि मौलिक अधिकार हुआ करते थे और दूसरे वो अन्य अधिकार थे जो कि उस समय लागू कराना संभव नहीं था, परंतु जैसे जैसे संसाधन आएंगे वैसे उनको लागू कराया जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपका शिक्षा का जो अधिकार था। इसके बाद 1935 मतलब भारत देश की आजादी से लगभग 2 साल पहले की बात है। 1945 में अगर हम लोग देखते हैं तो 1945 में सप्रू रिपोर्ट जो कि तेज बहादुर सप्रू जी के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, उसके तहत इन सारे के सारे अधिकारों को, खासकर मौलिक अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटा जाना था। वो 2 हिस्से कौन कौन से थे? एक हिस्सा था वो था प्रवर्तनीय अधिकार और दूसरा था अप्रवर्तनीय अधिकार। मतलब एक हिस्सा वो होगा जिस पर देश के नागरिक वाद कर सकते हैं और दूसरा हिस्सा वो होगा जो कि गैर वाद योग्य होगा। इन सारी चीजों को आधार बनाकर हमारी संविधान सभा ने और हमारे बी.एन. राव जी जो कि हमारे भारत देश के संवैधानिक सलाहकार भी थे, उन्होंने कुछ सुझाव दिए। सुझाव यह था कि हमें मौलिक अधिकारों को 2 तरीके से बांटना चाहिए। एक मौलिक अधिकार वो होना चाहिए जो कि भारत देश के नागरिकों को भारत देश में संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही मिल जाए, और दूसरा वो होना चाहिए जो कि जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए तब उनको धीरे धीरे करके भारत के नागरिकों को दे दिया जाए। इन सारी चीजों पर चर्चा की गई। संविधान सभा ने अच्छे से इस पर चर्चा की और ये निष्कर्ष निकाला कि हम संविधान में 2 भाग बनाएंगे, भाग 3 और एक बनाएंगे भाग 4। तो भाग 3 जो है वो है आपका मौलिक अधिकार का और भाग 4 जो है वो बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अब बात आती है, बार बार हम जो ये बात कर रहे हैं राज्य, तो ये राज्य क्या है? ध्यान से समझिए। भाग 4 जो है वो 36 से शुरू होता है, परंतु हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो शुरू होते हैं 38 से। तो 36 और 37 में क्या लिखा हुआ है?
36 में लिखा है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा की अगर बात की जाए तो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली जो भी संस्थाएं हैं, जो भी निकाय हैं, जो भी प्राधिकरण हैं, उन सबको राज्य की परिभाषा में लाया जाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। तो उसके अंतर्गत जो भी संस्थाएं जो कि सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं, नियंत्रित की जाती हैं, उनको भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत लाया गया था। क्या क्या आता है राज्य की परिभाषा में, देखते हैं जरा। तो भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन अन्य प्राधिकारी जो हैं, वो सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारे संस्थान जो हैं, वो सब भारत के राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 37 जो है वो डीपीएसपी की विधि स्थिति को बताता है। क्या बताता है ये बताता है कि जो डीपीएसपी हैं वो परिवर्तनीय नहीं है। और इस बात को ध्यान रखना है कि भले ही ये परिवर्तनीय नहीं है, परंतु देश के शासन में मूलभूत होंगे और इन्हें लागू कराने का परम कर्तव्य राज्य की सरकारों का होगा। ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका अनुच्छेद 37 में। तो यहां तक हम लोगों ने इतिहास देखा, हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 36 और 37 को देखा। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे वो सारे आर्टिकल्स जो कि हमारे डीपीएसपी में निहित हैं। परंतु उससे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जितने भी आपके अनुच्छेद हैं वो किस तरीके से विभाजित किए जाते हैं। हालांकि संविधान में किसी तरीके का वर्गीकरण तो नहीं दिया गया है, हम लोगों ने उन अनुच्छेदों की प्रवृत्तियों के आधार पर इनको 3 हिस्सों में बांटा है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग 3 वर्गीकरण या 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदार या बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी लोगों के पास बराबर का अधिकार होना चाहिए। जो आपकी धन है वो एकत्रित नहीं होनी चाहिए किसी एक वर्ग के पास। तो ये सारे सिद्धांत क्या है? समाजवादी सिद्धांत हैं जो कि हमारे डीपीएसपी में आते हैं। इसके बाद गांधीवादी सिद्धांत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट गांधीवादी सिद्धांत है वो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शांतिपूर्ण विकेंद्रीकरण, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था जो कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है। इसके बाद उदारवादी या बौद्धिक सिद्धांतों की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर उदारवादी सिद्धांत जैसे कि शिक्षा हो गई, इसके बाद आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया जो कि अनुच्छेद 44 में आता है। तो ये सारे अलग अलग आधार जो हैं वो एक खास सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। वो क्या है? उदारवादी या उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो ये 3 तरीके से हम लोग डीपीएसपी को बांट सकते हैं। अब इनका जो आर्टिकल्स हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।